हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे बीएसटी चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हम इसका मतलब पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। फिर हमारे पास फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, टेलर के प्रिंसिपल्स और उसकी टेक्निक आ जाती है। फिर दोनों के बीच में एक डिफरेंस देखेंगे। हमारे पास दो इंसान है यहाँ पर, हेनरी फ्यूल और एफडब्ल्यू टेलर, उनके बीच का डिफरेंस है। यही हमारा पूरे चैप्टर का जो है पैटर्न रहने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मतलब से। देखो, इसका मतलब क्या होता है। ये हमारे पास जनरली ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस होती हैं। किसके लिए? फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स के लिए। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है इसका फीचर। सबसे पहला फीचर क्या है कि जो भी हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि परवेसिव, हर जगह लगते हैं, ये हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे वो हमारे पास बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो हमारे पास छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना। दूसरा लिखा है कि जनरल गाइडलाइंस होते हैं। जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो गाइडलाइंस हैं एक्शंस के लिए, बट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड, ये रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली गाइडलाइंस होती है। क्या होती है? गाइडलाइंस होती है। उसके बाद लिखा है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी हमारे पास मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बने हैं, प्रैक्टिस करने के बाद बने हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद बने हैं। ये इसके अंदर लिखा है कि जो से वो डेवलप हुए हैं डीप और थोरो रिसर्च, बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क करा है, तब जाकर ये डेवलप हुए हैं। वो ओवरनाइट यानी कि रात रात नहीं बने हैं, एक रात में नहीं बने, है ना। इसके बाद लिखा है कि फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होती है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में। देखो, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो डिफरेंट और डिफरेंट कंडीशंस में आप उसको डिफरेंटली अप्लाई कर सकते हो, है ना। इसमें आप चेंजेस कर सकते हो थोड़े बहुत, है ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि डिसिप्लिन हो गया, है ना। डिसिप्लिन आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। अगर आपको ज्यादा डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा लगाओ, कम की रिक्वायरमेंट है तो कम लगाओ, है ना। बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल इन नेचर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे बने? आर फॉर्म टू गाइड, गाइड करने के लिए बने, इन्फ्लुएंस करने के लिए बने हैं एम्प्लॉयज के बिहेवियर को, है ना। उसके बाद लिखा गया है कि रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देते हैं मैन और मटेरियल रिसोर्सेज में। इसके बाद लिखा है कि बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के, किस पे बेस्ड होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड हैं, जिसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल्स क्या बताते हैं कि अगर पर्टिकुलर प्रिंसिपल आपने अप्लाई करा किसी सिचुएशन में और व्हाट माइट बी इट्स इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या होगा, है ना। फिर है कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट का मतलब तो क्या लिखा है? कॉन्टिजेंट का मतलब होता है, देखो, जो हमारे पास प्रिंसिपल होते हैं वो मैनेजमेंट के, वो चेंज करे जा सकते हैं किसके अकॉर्डिंग? नेचर, साइज और टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। फिर आ जाता है सर इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में सबसे पहली चीज लिखी है कि प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स और रियलिटी। इसमें आ जाता है पास मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मैनेजर को हेल्प करते हैं ताकि राइट डिसीजन लिया जा सके, सही समय पर सही डिसीजन लिया जा सके, और जो भी गलतियां हो सकती है यानी कि लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, यही इसके अंदर आ जाता है ना। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर आ जाता है जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरीके से इंसिस्ट होते हैं? वो इंसिस्ट होते हैं प्लान्ड एक्टिविटीज पे और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ मैन एंड मटेरियल। यहाँ पर दो चीजों के हमारे पास सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, एक तो मैन और एक मटेरियल। उसी को हम क्या बोलते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यही तो रिसोर्सेज होते हैं बेसिकली। साइंटिफिक डिसीजंस है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स को अगर आपको सॉल्व करना है, अप्रोच करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली अप्रोच कर सकते हो, उनको खत्म कर सकते हो। यही हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बन जाती है ना। उसके बाद लिखा है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर को ट्रेन कर देते हैं, इसी तरीके से ट्रेन कर देते हैं कि जितने भी हमारे पास राइट डायरेक्शन में चेंजेस लाने हैं, राइट लेवल पे जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस ला सकते हैं, उसमें वो काम कर सकते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसको जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? बेस होते हैं। किसके लिए बेस होते हैं? वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज के लिए, ताकि जो सिस्टमैटिक वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो चलती रहे, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता रहे, है ना। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए, पर क्या है, वो हमारे पास मैनेजर को गाइड भी करते हैं ताकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी परफॉर्म हो सके। उसके बाद आ जाता है कि जो मैनेजमेंट है एजुकेशन और रिसर्च में भी काम करता है। देखो क्या लिखा है इसके अंदर कि जो हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ताकि जो रिसर्च वर्क है वो हमारे पास हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जनरेट हो सके, है ना। और उसके बाद लिखा है कि ये प्रोवाइड करते हैं नई आइडियाज़, इमेजिनेशंस हमारे पास, और बेस प्रोवाइड करते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। फिर आ जाता है सर हमारे पास फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स।
देखो फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को जो याद करने की मेमोरी टेक्निक है वो है डेड पेप्सी पीसीएस रूल। इसका मतलब क्या है कि देखो डी से है, सबसे पहले डी से है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि जितना भी हमारे पास काम होता है उसे स्मॉलर टास्क और हमारे पास बेसिकली यूनिट्स में आपको डिवाइड करना होगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग कि सारा का सारा आप एक इंसान से पूरा का पूरा टास्क करा दो। इससे बढ़िया तो है कि उसको जो है आप काम को बांट दो। जो हम डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं उससे हमारे पास बेसिकली क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आता है कि अगर एक इंसान सारा काम कर रहा है और अगर आपने वही काम डिवाइड कर दिया और कुछ कुछ अलग अलग लोगों से कराया तो उसमें क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो जो हमारे पास वर्क होता है वो हम अलग अलग लोगों को असाइन करते हैं। किस तरीके से करेंगे, उनकी कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के मदद से हम डिवीजन ऑफ वर्क को करते हैं। फिर ए है, ए से आ जाता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। पहले तो लिखा है कि पावर टू टेक डिसीजन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब लिखा है, फिर उसके बाद लिखा गया है कि इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, कि दोनों हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ऑथोरिटी भी और हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, है ना। अगर हमारे पास ज्यादा ऑथोरिटी हुई तो उससे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच नहीं होगा और नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाएंगे। और अगर जिम्मेदारी ज्यादा हुई यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हुई तो हमारे पास ऑन टाइम काम कंप्लीट होना था वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा थर्ड नंबर पे आ जाता है। थर्ड नंबर पे क्या है हमारे पास, डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन का मतलब क्या हो जाता है, डिसिप्लिन में ये 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑबिडियंस, ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड रिस्पेक्ट। ठीक है जी, यही आपको कई बार एमसीक्यू में लाइन एज इट इज देखने के लिए मिल जाती है ना। देखो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि डिसिप्लिन में लिखा है कि सारे के सारे गुड सुपीरियर हो हर एक लेवल पे, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट हो सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में, मीटिंग कमिटमेंट्स, हर एक लेवल पे जो कमिटमेंट्स है दी गई है वो हमारे पास कंप्लीट होनी चाहिए। फ्योल ने कहा है कि हमारे पास जो डिसिप्लिन है वो दोनों जगह रिक्वायर्ड होना चाहिए, सुपीरियर पे भी और सबॉर्डिनेट लेवल पे भी। जो हमारे पास डिसिप्लिनरी रूल्स है वो सिर्फ और सिर्फ सबॉर्डिनेट्स पे ही अप्लाई नहीं होते, बल्कि किस पे अप्लाई होते हैं, वो हमारे पास हर एक लेवल पे अप्लाई होते हैं। क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, है ना, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि इस प्रिंसिपल में बेसिकली लिखा गया है कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ और सिर्फ एक बॉस से ही हमारे पास ऑर्डर रिसीव होने चाहिए। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा बॉस होते हैं तो एम्प्लॉयज कंफ्यूज हो जाता है कि हम किसका ऑर्डर फॉलो करें। भाई बॉस 1 कहेगा कि आप मेरा काम करो, बॉस 2 कहेगा कि आप मेरा काम करो, क्योंकि दोनों का काम करने का तरीका, कराने का तरीका, समझने का तरीका अलग होता है। तो हमारे पास वहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, तो प्रॉपर्ली वर्क नहीं हो पाएगा। फिर आ जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि 1 हेड 1 प्लान, इसी को फॉलो करना है। ये हमारे पास बेसिकली एक कीवर्ड है कि 1 हेड 1 प्लान, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी एफर्ट्स होते हैं हमारे पास मेंबर्स के, एम्प्लॉयज के, वो सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से फॉलो होने चाहिए, एक ही हमारे पास डायरेक्शन में फॉलो होने चाहिए। अगर अलग अलग डायरेक्शन में सब काम करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। अगर एक ही डायरेक्शन में एक गोल की तरफ सब काम करेंगे तो इजीली काम हो जाएगा, है ना। इसके बाद आ जाता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। देखो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। देखो सबसे पहले तो पढ़ो कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर क्या लिखा गया है कि 1 हेड 1 प्लान होना चाहिए। ये बेसिकली क्या प्रिवेंट करता है, डुअल सबऑर्डिनेशन को प्रिवेंट करता है। ये प्रिवेंट करता है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज के, ज्यादा काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करना है। ये इफेक्ट करता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय को और ये इफेक्ट करता है पूरी के पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को। फिर आ जाता है सर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट के। जो हमारे पास ये प्रिंसिपल है ये बेसिकली कहता है कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट हमेशा कम होना चाहिए जनरल इंटरेस्ट, यानी कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, है ना। ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो सुपरसीड होना चाहिए एम्प्लॉय और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से, है ना। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल इन द सेम, अगर वो हमारे पास सेम डायरेक्शन में है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि हम भी वही काम कर रहे हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है, हम अलग चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स वो अलग है, तो किस तरीके से काम हो पाएगा, बिल्कुल भी काम नहीं हो पाएगा। इसके अंदर लिखा जाता है ना। फिर आ जाता है रेनोमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज के। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय को फेयर वेजेस मिलनी चाहिए। वो किस तरीके से होनी चाहिए, वो होनी चाहिए फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न के अकॉर्डिंग, और वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द कॉम्पिटिटर। ऐसा तो नहीं है कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा पे कर रहा है। और स्किल ऑफ द एम्प्लॉय, 3 चीज आपको देखनी है जब भी आप किसी को सैलरी, वेजेस या इस तरह की चीज देते हो रेनोमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग, है ना। इसके बाद आ जाता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर जब भी टॉप लेवल के हाथ में होगी, फ्यू हैंड्स में होगी, जो कि टॉप लेवल पे है, तो सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे पावर का हर एक लेवल पे तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद लिखा गया है कि कंपनी जो है, एक कंपनी जो है ना तो फुली सेंट्रलाइज होनी चाहिए ना ही डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन वहां पर लगना चाहिए। इसके अंदर लिखा है
कि ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन हो, दोनों का कॉम्बिनेशन वहां पर लगाना है। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या कहता है? स्केलर चेन हमारे पास बेसिकली कहता है कि जो हमारे पास ऑथोरिटी है वो सुपीरियर यानी कि हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ हमारे पास चलनी चाहिए, है ना। फ्योल कहता है कि हमें यही चेन फॉलो करना चाहिए, स्केलर चेन फॉलो करना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, और एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन। कि हमारे पास इस तरीके से होता है स्केलर चेन कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर 2 लोग हैं, है ना, यहाँ पर 2 लोग हैं, तो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर पास होनी चाहिए, ये हमारे पास स्केलर चेन कहलाता है। और अगर 2 लोग सेम लेवल पे बात कर रहे हैं तो क्या कहलाता है? गैंग प्लैंक कहलाता है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर कमांड से नहीं है, ऑर्डर का मतलब है कि सब चीजें एक सिस्टमेटिक ऑर्डर यानी कि सही तरीके से अरेंज हुई लिखी हुई। लिखा है कि ऑर्डर का मतलब यहाँ पर कमांड से नहीं है, बल्कि क्या है कि अरेंजमेंट हो मैन और मटेरियल का, कि हर एक चीज अपने फिक्स प्लेस पे हो, ठीक है, यही इसके अंदर आ जाता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है कि कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, किसके बेसिस पे? सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज और कास्ट और बिलीफ और नेशनैलिटी के बेसिस पे, ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि सबके साथ आप काइंड रहो, फेयर रहो, ट्रीटमेंट इक्वली मिलना चाहिए हर एक एम्प्लॉय को, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं जी, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि खुद से फर्स्ट स्टेप लेना, सेल्फ मोटिवेशन के लिए, सेल्फ मोटिवेशन आए इसी के लिए खुद से एक फर्स्ट स्टेप लेकर के बताना, सब चीजें की काम करना, है ना, ये हमारे पास इनिशिएटिव कहलाता है। फ्योल क्या सजेस्ट करता है? फ्योल सजेस्ट करता है एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन के, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें खुद से कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए प्लानिंग को बनाने में, प्लान को बनाने में, उनको एग्जीक्यूट करने में, है ना। और वर्कर को भी हमें एनकरेज करना चाहिए ताकि वो डेवलप कर सके और जो उनके प्लान बनाने के तरीके हैं वो भी डेवलप हो सके, को भी कहीं ना कहीं प्लानिंग का हमें इनिशिएटिव देना चाहिए, ठीक है जी। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। देखो स्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास जो भी पर्सनल यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स में। ऐसा नहीं है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी ने कोई गलत काम करा है या फिर कोई सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है एम्प्लॉय, तो आप उसको निकाल दोगे, इस तरीके से नहीं है। उसको सिखाओ, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, उसको प्रॉपर नॉलेज दो, उसको स्किल्स को डेवलप करो, ये हमारे पास क्या कहलाता है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसके अंदर लिखा है कि फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन और ट्रांसफर नहीं करना है आपको एम्प्लॉयज को, आपको बल्कि क्या करना है? ट्रेनिंग देनी है। और अगर आप फ्रीक्वेंट टर्नओवर करते हो, ट्रांसफर करते हो या फिर हटा देते हो तो बहुत बेकार चीज है, बैड चीज है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बहुत ही आपको बहुत ही ज्यादा इस चीज की रिक्वायरमेंट हो तभी आपको ये चीज करनी चाहिए। फिर आ जाता है सर एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ये लास्ट प्रिंसिपल है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? एक टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट यानी कि यूनिटी होना, हार्मनी होना, ये इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। इससे हमारे पास कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? चक दे इंडिया। आपने देखा होगा कि जो हमारे पास चक दे इंडिया मूवी थी उसके अंदर जितने भी सारे हॉकी के प्लेयर थे वो मैच खेल रहे थे, लेकिन सब अपने अपने स्टेट के लिए खेल रहे हैं, सब अपने अपने एटीट्यूड में खेल रहे हैं। लेकिन जो शाहरुख खान जी है वो सबको क्या कर देते हैं? एक टीम स्पिरिट उनके अंदर लेकर के आता है कि आप इंडिया के लिए खेलो, आप अपने लिए मत खेलो। आई को रिप्लेस कर दो वी के साथ, यही इसके अंदर आ जाता है कि रिप्लेस करना है आई को वी के साथ, है ना। इसके बाद आ जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। देखो हमारे पास क्या है? टेलर के अकॉर्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि देखना कि क्या करना है और उसका बेस्ट और सबसे चीपेस्ट वे क्या हो सकता है, यही हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट आ जाता है। उसके बाद लिखा गया है कि टेलर के अब यहाँ पर कुछ हमारे पास 4 प्रिंसिपल्स हैं और कुछ टेक्निक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नंबर 1 है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि हमें कि कोई भी काम को करने का साइंटिफिक तरीका देखना चाहिए। रूल ऑफ थंब यानी कि कोई भी हमारे पास आम तरीका या जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं वो काम उस तरीके से नहीं करना चाहिए। देखो उसके अंदर क्या है कि टेलर कहता है कि ईच जॉब, हर एक जॉब जो भी हम परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो किस तरीके से होनी चाहिए? साइंटिफिक इंक्वायरी के अंदर होनी चाहिए, एक्सपीरियंस के अंदर होनी चाहिए। हिट और मिस मेथड हमें नहीं वहां पर लगाना है ना। टेलर का यही बिलीव था कि हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका होना चाहिए जिससे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी आ सके, और इस बेस्ट मेथड को आप कैसे डेवलप कर सकते हो? वर्क स्टडी और एनालाइज करके। फिर आ जाता है सर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या होता है? देखो बेसिकली हमारे पास हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से 2 ग्रुप होते हैं बताओ? एक तो वर्कर होगा सर, वर्कर ग्रुप, और एक मैनेजमेंट होगा। अगर दोनों के बीच में राइवलरीज चलती रहे तो क्या हमारे पास वर्कर फील कर पाएंगे कि वो अंडरपेड है और ओवरबर्डन है ना। और मैनेजमेंट हमेशा फील करेगा कि वर्कर जो है कुछ भी काम नहीं कर रहे। तो हमारे पास बेसिकली क्या है इसके अंदर? यही कहता है कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो मैनेजमेंट हो, उनके बीच में क्या होनी चाहिए सर? हार्मनी होनी चाहिए।
म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, है ना, ये इसके अंदर आ जाता है। तो टेलर इसके अंदर क्या कहता है कि हमारे पास एक जरूरत है, एक नीड है दोनों ही ग्रुप के एटीट्यूड को चेंज करने की एक दूसरे के लिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सर मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट चेंज लाना एटीट्यूड में, सर मेंटल रिवॉल्यूशन के अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है, तो पहली चीज लिखी गई है कि एक्सटेंशन वर्जन है किसका, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। इसके अंदर हमारे पास टेलर के अकॉर्डिंग क्या कहता है, देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क है। हमारे पास जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो इक्वल होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, किसके बीच में, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन होना चाहिए उनके बीच में, किसके बीच में, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कंप्लीट कोऑपरेशन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म, कि सब अपने अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे तभी तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो गया तो उनका भी गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। फिर डेवलपमेंट करना है हर एक वर्कर का, ताकि उसकी एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी भी बढ़ सके। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड करती है वर्कर की एफिशिएंसी पे। अगर वर्कर की एफिशिएंसी बढ़िया होगी तो इंडस्ट्री की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगी। तो हम वर्कर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देके और एक सिलेक्शन करके, है ना। इसके अंदर लिखा है कि टेलर कहता है कि आपको क्या करना है, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के बाद उसको एक प्रॉपर क्या देनी है, उसको ट्रेनिंग देनी है, टाइम टू टाइम अपडेट करनी है उसकी नॉलेज, यही इसके अंदर आ जाता है। ठीक है जी, यही बेसिकली हमारे पास थे टेलर की प्रिंसिपल्स। अब आ जाते हैं टेलर की टेक्निक। टेलर की टेक्निक हमारे पास बेसिकली सबसे पहली टेक्निक लिखी है फंक्शनल फॉरमैनशिप। देखो फंक्शनल फॉरमैनशिप में बेसिकली हमारे पास दो इंचार्ज होते हैं, एक होता है हमारे पास प्लानिंग इंचार्ज, एक होता है हमारे पास प्रोडक्शन इंचार्ज। अब इस प्रोडक्शन इंचार्ज और प्लानिंग इंचार्ज में भी चार हमारे पास स्पेशलिस्ट यहाँ होते हैं, चार स्पेशलिस्ट यहाँ पर होते हैं। देखो सबसे पहले तो ये टेक्निक है जिसमें हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्क को करा गया है दो डिपार्टमेंट्स में, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है जी, इसके बाद लिखा गया है कि एक एक्सटेंशन वर्जन है किसका, डिवीजन ऑफ वर्क का। ठीक है, स्पेशलाइजेशन हो सके। अब इसके अंदर देखो जैसे हमने देखा है प्लानिंग और प्रोडक्शन के अंदर चार है, तो सबसे पहले तो प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग के अंदर चार आ जाते हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी। रूट क्लर्क का काम क्या होता है, ये एक ऐसा फॉर्मैन है जिसका काम क्या होता है, बेसिकली स्पेसिफाई करता है जितना भी प्रोडक्शन का रूट है वो बताता है ना। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा फॉर्मैन है जो हम बेसिकली जर्नल इंस्ट्रक्शंस देता है। क्या देता है, जनरल इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपकी जॉब कैसे कंप्लीट हो सकती है ना। इसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को स्टार्ट और कंप्लीट करने का जितना भी हमारे पास फिक्स टाइम है वो इसके अंदर कैलकुलेट करता है, ये इंसान कॉस्ट कैलकुलेट करता है। डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि डिसिप्लिन का मेंटेन हो, ऑर्डरली और सिस्टमेटिक तरीके से सब चीजें हो जाए। ये तो था प्लानिंग के अंदर। अब आ जाता है सर प्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर भी चार हैं, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। इसमें बॉस आ जाते हैं बेसिकली। जो गैंग बॉस होता है वो क्या करता है, सारी की सारी मशीन्स को अरेंज करता है, टूल्स को अरेंज करता है, जितने भी रिसोर्सेज है सबको अरेंज करता है। ठीक है, ताकि जो परफॉर्मेंस है जॉब की वो हमारे पास क्या हो, उसमें डिले ना हो। स्पीड बॉस का काम है स्पीड मेंटेन करना। रिपेयर बॉस का काम क्या है कि जितने भी मशीन से टूल्स है उसमें जितने भी हमारे पास रिपेयर है वो कर देता है। इंस्पेक्टर का काम होता है कि क्वालिटी को चेक करना। ठीक है जी, इंस्पेक्ट करना क्वालिटी को। अब आ जाता है सर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है, देखो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड सेट करना हर एक बिजनेस में, बिजनेस एक्टिविटी में, और उसमें खाली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ही सेट नहीं करना होता बल्कि साइज, टाइप, वेट्स, मेजर और क्वालिटी, ये सब चीजें हमें प्रोडक्ट की सेट करनी होती है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है जितनी भी अननेसेसरी डाइवर्सिटी है प्रोडक्ट्स की, साइज की, टाइप्स की, उसको एलिमिनेट करना, वही सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। फिर आ जाता है सर वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब क्या होता है, मतलब होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन करना मिनिमम कॉस्ट में। और इसके अंदर चार तरीके की स्टडी आ जाती है। फटीग स्टडी आती है, मेथड स्टडी आती है, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी। सबसे पहले पढ़ते हैं फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब क्या होता है कि एक जो पर्सन है क्या वो थक भी जाता है, टायर्ड हो जाता है, तो जॉब करते करते अगर एक लंबे समय तक काम कर रहा है, क्या उसे हमें कुछ रेस्ट इंटरवल देने चाहिए। ये इसके अंदर फटीग स्टडी के अंदर हम समझते हैं कि कैसे आप उसको रेस्ट इंटरवल दे सकते हो। सबसे पहले तो ऑब्जर्व करो एवरेज वर्कर जॉब, अब वो अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहा है ना। फिर उसके बाद नोट डाउन करो टाइम को नोट डाउन करना है कि कब उसने काम शुरू करा था और कब उसे हमें ब्रेक देना चाहिए। और टाइम को भी आपको नोट करना है। कैसे नोट करोगे, उसमें आप नोट करोगे कि जो वर्कर है वो कितने हमारे पास, अगर आपने कितना समय का उसको रेस्ट दिया है, रेस्ट इंटरवल दिया है जिसमें वो फ्रेश हो सके, रीजॉइन कर सके काम को, ये बेसिकली इसके अंदर आ जाता है। फिर मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या कहती है कि किसी भी काम को करने का हमारे पास बेस्ट मेथड होना चाहिए। ठीक है, फाइंड आउट द बेस्ट मेथड, और बेस्ट तरीका होना चाहिए जॉब को कंप्लीट करने का, जिसमें हमारे पास क्या हो,
मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट आए, कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का हम क्या कर सके, यूज कर सकते हैं। यही हमारे पास मेथड स्टडी कहती है। फिर आ जाता है सर टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या है कि डिटरमाइन करना स्टैंडर्ड टाइम। टाइम स्टडी ऑब्वियसली बात है, हम टाइम की बात करेंगे। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो वर्कर होता है, वर्कर जितना भी टाइम ले रहा है वो किस तरीके से लेता है, स्किल और एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग लेता है एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए। टेलर सजेस्ट करता है कि जितना भी टाइम रिक्वायर्ड कर रहा है एक वर्कर, टाइम ले रहा है एक जॉब को करने के लिए, शुड बी डिसाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन विल एंड विश ऑफ द मैनेजर। ये मैनेजर ही हमारे पास यहाँ पर डिसाइड करता है। फिर आ जाता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या है, मोशन स्टडी का मतलब है कि जितने भी हमारे पास मूवमेंट्स हैं उनको आपको स्टडी करना है, और जितने भी अननेसेसरी और इररिलेवेंट मूवमेंट्स हैं उनको हमें एलिमिनेट करना है, उनको हटाना होता है। यही मोशन स्टडी में आ जाता है कि स्टडी करना मूवमेंट्स की, जैसे कि लिफ्टिंग, पुलिंग, ऑब्जेक्टिव, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशन। ये सारे के सारे, कई बार ऐसे एम्प्लॉइज है ना, कभी यहाँ बैठ गए, कभी वहाँ बैठ गए, कभी चाय के ब्रेक ले लिए, कभी छोटे छोटे इधर यहाँ काम कर रहे हैं, कभी किसी और एम्प्लॉइज के पास बैठ गए, तो अननेसेसरी मूवमेंट्स है, तो उनको आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, वेस्टफुल और अननेसेसरी मूवमेंट्स को, ताकि हमारे पास प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती हो। फिर आ जाता है सर डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम का मतलब क्या है, टेलर जो है हमेशा से डिफरेंशिएट करना चाहता है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को, तो उसके लिए वो क्या करता है, वांटेड टू रिवॉर्ड एफिशिएंट वर्कर्स को रिवॉर्ड देगा। ठीक है, तो उसने डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम यहां पर लगाया था। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, अगर आपने एक स्टैंडर्ड आउटपुट रखा है पर वर्कर का कि 10 यूनिट बनानी है, ठीक है, और अगर कोई उससे ज्यादा बनाएगा, कि हमने एवरेज रखा है कि 10 बनानी बनानी, अगर कोई 10 से ज्यादा बनाता है तो आप उसको 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से दोगे। अगर कोई 10 से कम बनाता है तो 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से दोगे। अगर किसी ने 10 से ज्यादा बनाई, 11 बनाई, तो उसे कितना मिला, 50 के हिसाब से, यानी कि 550 रुपए पर डे। ये तो एफिशिएंट हो गया। वहीं अगर कोई हमारे पास 10 से कम यानी कि 9 बनाई है तो उसे 40 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगी, तो उसके पास कितने हुए, 360। तो टेलर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास 190 का डिफरेंस है, जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको अंदर भी मोटिवेशन आए बेटर परफॉर्म करने के लिए। फिर है सर कुछ सिमिलरिटीज, क्या टेलर और फ्यूल के बीच में कुछ सिमिलरिटीज भी है। सबसे पहली सिमिलरिटी है, वैसे तो 4 है, सबसे पहली पढ़ते हैं कि दोनों जो एम है दोनों का, टेलर का और फ्यूल का, वो किस पे है, एफिशिएंसी को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करने का। सबसे पहली सिमिलरिटी ये है कि दोनों इंसिस्ट करते हैं कोऑपरेशन पे बिटवीन एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर में। दोनों ही हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है जी। चौथे नंबर की क्या है कि दोनों सजेस्ट करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन। फिर इनके बीच का सर डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस बेसिकली हमारे पास क्या कहता है, देखो डिफरेंस है हमारे पास यहां पर, देखो सबसे पहले तो मतलब है कि जो हमारे पास हेनरी फ्यूल है, फ्यूल का पूरा नाम है हेनरी फ्यूल, ये फादर है मॉडर्न मैनेजमेंट के। ठीक है जी। और इनका जो हमारे पास मेन काम क्या है, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करना है। ठीक है जी। और ये क्या है हमारे पास, फादर है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जिन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा है, प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करे हैं, और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। फिर है कॉन्सेप्ट, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली किस पे है, एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी पे है, इनका साइंटिफिक मैनेजमेंट पे है। फ्यूल की जो एम्फेसिस है वो टॉप लेवल पे है, FW टेलर की जो एम्फेसिस है वो लोअर लेवल और फ्लोर लेवल मैनेजमेंट पे है। एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें, जो हमारे पास फ्यूल है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, और ये हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात करते हैं, और हमारे पास ये बात करते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे। अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें तो यहाँ पर मैनेजरियल फंक्शन है, यहाँ पर प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग है ना। अगर हम यहाँ पर सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्रॉफिट मिलता है मैनेजर्स को, और यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है डिफरेंशियल पीस पे सिस्टम के अकॉर्डिंग मिलता है। बेसिकली जो अप्रोच है यहाँ पर है मैनेजर के अप्रोच के अकॉर्डिंग, यहाँ पर है इंजीनियर की अप्रोच के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो बेसिकली यही था हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट वीडियो, जिसमें सारे टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से कवर कर दिए गए हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQs की वीडियो आज इवनिंग में आने वाली है, वो अच्छे से देख लेना आप। सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQs आपके CUT लेवल के कवर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।